हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव मोशन और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सीबीएसई में वेव मोशन चैप्टर को वेव्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप कोई दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट हो तो सेम चैप्टर को साउंड वेव्स ऐसे भी बोलते हैं, लेकिन जनरली ये जो पूरे के पूरे चैप्टर्स है वो वेव्स ये सेक्शन में आते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वेव मोशन। बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये चैप्टर से रिलेटेड आपके बेस्ट पॉसिबल वे में करवा के देने की पूरी जिम्मेदारी होगी मेरी। लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नोटबुक लेके आप ये सब आपके नोटबुक में कॉपी कर सकते हो। जैसे ही मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा आप अपने नोटबुक में ये चीज़ें कॉपी करना ना भूलिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये जो चैप्टर है वेव मोशन को। ओके, ये जो चैप्टर है इसके इंट्रोडक्शन में देखो क्या बोला है, वेव मोशन है ना। वेव का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपने जनरली ऐसे ऑब्जर्व किया होगा, मान लो आप ऐसे वाटर का सोर्स है, कोई तो एक रिजर्वायर है, उसके आजू बाजू में कहाँ पे तो बैठे हो, ठीक है। और मान लो उसमें आपने कैसा पत्थर फेंक दिया। जैसे आप वो पानी के ऊपर ऐसा पत्थर फेंक देते हो तो आपको क्या दिखता है, रिपल्स ऐसे जनरेट हो रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं ना। तो पूरे ऐसे सर्कल्स आपको दिखते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक कोई तो रिजिड सपोर्ट है, मान लो मेरे सामने एक रिजिड सपोर्ट है, एक वॉल है, वहां पे मैंने एक रोप को कनेक्ट किया और ये रोप को मैंने ऐसे पकड़ा और ऐसे होल्ड रखा है, ठीक है। रोप का एक एंड वहां पे कनेक्टेड है और दूसरा एंड मेरे हाथ में। अगर ये एंड को मैं जस्ट ऐसे करता हूं या ऐसा एक जर्क देता हूं तो आपको क्या दिखेगा, रस्सी जो है या रोप जो है वो ऐसे कुछ तो मूव करते हुए वो पॉइंट पे जा रही है और ऐसे आपको दिखते रहेगा। अभी मैं बात कर रहा हूं, आप लोग बात करते हो, है कि नहीं। तो आप कुछ तो सुन रहे हो, आपको कुछ तो फील होता है, तो ये भी एक काइंड ऑफ वेव है। आपने ये भी देखा है, आपके पास सन है ना। तो सन से अगर लाइट्स आपकी तरफ आ रही है तो वो भी एक वेव्स है। आप रेडियो सुनते हो, है ना। तो रेडियो जो होता है वहां पे भी कुछ ना कुछ वेव्स काम करती है, वहां पे हम लोग बोल रहे हैं रेडियो वेव्स है, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो सारी चीजें हम लोग नेचर में देखते हैं उसको अगर साइंटिफिक वे में पढ़ना है तो डेफिनेटली डेरिवेशंस, डायग्राम्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। जो रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ट पॉसिबल वे में काम किया और अल्टीमेटली हमें ये चैप्टर मिला जिसका नाम है वेव मोशन। अगर आगे जाके अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वेव मोशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज वहाँ पे आपको वेव्स की बहुत सारे डिफिकल्ट इक्वेशन के साथ डील करना होता है, वो प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में भी जाते हो तो ईसीजी के ग्राफ्स होते हैं, है ना, तो वो भी वेव्स के ही ग्राफ है। तो वहाँ पे भी आपको अगर ये चैप्टर आता है तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और वहाँ पे ये चैप्टर आपको बहुत यूजफुल साबित होगा। ओके, तो ये है वेव के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है मोशन। काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा मोशन मतलब क्या होता है। अगर कोई भी एक पार्टिकल आपके पास है और अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट मास इज इन अ मोशन। तो जब भी मोशन होता है तो वो टाइम पे कौन सी चीज़ें हम लोग देखते हैं, सर्टेनली हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, है कि नहीं। हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। अगर मेरे पास मास है, मेरे पास एक्सेलरेशन है तो अल्टीमेटली फोर्स आएगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मुझे क्या देगा, वर्क, एंड वर्क डन कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं। तो जब भी हम लोग मोशन ये चीज़ पढ़ते हैं तो उसके साथ ये सारी चीज़ें भी आती है। तो अल्टीमेटली ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, वेव्स कौन सी होती है और एट द सेम टाइम्स कौन सी अलग मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको यूज करना है, और उसको अगर आप कंबाइन करोगे तो आपका चैप्टर बनेगा वेव मोशन। अभी हम लोग देखते हैं वेव मोशन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये डेफिनेशन बताऊंगा और उसको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। उसके बाद हम लोग उसको एक्चुअल में डायग्रामेटिक वे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं कि वेव मोशन का मतलब क्या है। वेव मोशन का मतलब क्या है, ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम। E रिप्रेजेंट एनर्जी, P रिप्रेजेंट्स मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ मैटर बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो यह है एक बेसिक आइडिया अबाउट वेव मोशन। थोड़ा सा ध्यान दो। सपोज मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट है और वहां पे मैंने एक रोप कनेक्ट की है। रोप का एक एंड तो वहां पे फिक्स है और दूसरा एंड मेरे हाथ में। अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसा जर्क दूंगा ऊपर और नीचे तो वो स्पेसिफिक केस में क्या होगा, हमें एक ऐसा पैटर्न दिखाई देगा जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है,
मैंने मेरे हाथों से एक एंड को एनर्जी दे दी, तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है। एट द सेम टाइम हम लोग बोलेंगे एक मोमेंटम भी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करते हो तो रोप के सारे पार्टिकल्स अपने अपने जगह पे ही होंगे ये एक मोशन कंप्लीट होने के बाद। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है तो वो अपनी जगह छोड़ के कोई दूसरी जगह पे जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो आइदर ऐसे मूव करेगा या फिर हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। वो क्या है हम लोग थोड़े टाइम के बाद देखेंगे। तो यह है एक बेसिक आइडिया अबाउट वेव मोशन। तो वेव मोशन का जो डेफिनेशन है उसमें मैंने क्या बोला, ट्रांसफरिंग एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटर बिटवीन दीज पॉइंट्स। ओके, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी और मोमेंटम को मैंने भेजा। अभी एनर्जी और मोमेंटम अगर मुझे भेजनी है तो कुछ प्रॉपर्टीज मटेरियल मीडियम में भी होना जरूरी है। अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं होगी तो वेव सही ढंग से एक जगह से दूसरी जगह पे जा नहीं पाएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो टोटल 4 प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। अभी यहां पे एक एग्जांपल देखो, इलास्टिसिटी क्यों बोला है। जब भी मेरे एक हाथ में रोप का दूसरा एंड है, इसको मैंने ऐसे ऊपर नीचे किया है ना, तो बाकी के जो पार्टिकल्स है वो भी ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, पार्टिकल रिटर्न होते हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे मीन पोजीशन आफ्टर गेटिंग डिस्टर्ब। तो पहले आप उसको डिस्टर्ब करो, लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद थोड़े टाइम के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे या फिर मीन पोजीशन पे आके सेटल होते हैं। दूसरा पॉइंट है इनर्शिया, है ना। इनर्शिया क्या है, जो पार्टिकल होते हैं वो एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और स्टोर की हुई एनर्जी की वजह से वो अपनी जो मीन पोजीशन है उसको ओवरशूट करते हैं। तो यहां पे अगर कोई भी पार्टिकल समथिंग लाइक दिस ऐसे मूव हो रहा है तो वो अपने मीन पोजीशन पे ऊपर नीचे होगा, या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो ऊपर नीचे होगा। सो दैट्स व्हाई सेकंड जो प्रॉपर्टी है या जो दूसरा पार्ट है दैट इज इनर्शिया। तीसरा है मिनिमम फ्रिक्शन। पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। अगर कम फ्रिक्शन है तभी जाके वेव आपकी बहुत दूर तक जा पाएगी। अगर फ्रिक्शन ये बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर आपकी वेव जो है वो थोड़े टाइम के बाद डाई आउट हो जाएगी। सो पार्टिकल ऑफ अ मीडियम एंश्योर्स मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी, सो वेव कैन ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। एंड जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। अगर आपने रोप ली है, अगर वो यूनिफॉर्मली बनाई गई है, उसके अंदर का मटेरियल भी अगर यूनिफॉर्मली सेट किया गया है, तभी जाके वेव आपको यूनिफॉर्म दिखाई देगी। अगर कोई जगह पे रोप मोटी है, कोई जगह पे रोप छोटी है, अगर ऐसा कुछ है तो वेव आपकी सही ढंग से बन नहीं पाएगी। तो ये जो 4 पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी का पॉइंट कौन था, इलास्टिसिटी। दूसरा पॉइंट है इनर्शिया। थर्ड पॉइंट इज अ मिनिमम फ्रिक्शन, एंड जो फोर्थ है दैट इज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। नेक्स्ट देखते हैं वेव्स जो होते हैं उसके टाइप्स कौन से होते हैं। तो वेव्स के जनरली 3 टाइप्स कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहला है मैकेनिकल वेव्स। अगर मैकेनिकल वेव्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो दोज वेव्स प्रोड्यूस्ड एंड प्रोपगेटेड इन अ मटेरियल मीडियम। एग्जाम्पल के तौर पे वेव्स ऑन अ वाटर सरफेस। अगर मेरे पास एक वाटर बॉडी है, उसमें अगर आप पत्थर फेंकते हो या खुद भी उसमें कूद जाते हो तो क्या होता है, रिपल्स क्रिएट होते हैं, है कि नहीं। रोप का ऊपर नीचे करो, गिटार बजाओ, सतार प्ले करो, वायलिन प्ले करो, तबला प्ले करो, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगी, मैकेनिकल वेव्स। दूसरा है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मटेरियल मीडियम की जरूरत अगर नहीं है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिटेल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके एक चैप्टर होगा, उसमें हम लोग बेस्ट पॉसिबल वे में पढ़ेंगे। तो वो टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन सी प्रॉपर्टीज वहां पे चाहिए, कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, उनके इक्वेशन के वेव्स कैसे हैं, रेगुलर लाइफ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और जो तीसरा है दैट इज अ मैटर वेव्स, या फिर इसको डी ब्रोगलीज वेव्स भी कहा जाता है। तो अगर हम लोग पार्टिकल लेवल्स पे बात करें तो हमारे पास एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। सो मैटर वेव्स और डी ब्रोगलीज वेव्स आर एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आएगा। और ये जो मैटर वेव्स है उसके बारे में हम लोग को डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी जब भी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो वो टाइम पे। तो अभी हमने क्या पढ़ा, वेव के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप कौन सा है, मैकेनिकल वेव्स। दूसरा टाइप कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तीसरा टाइप कौन सा है, मैटर वेव्स, और इसको ही क्या बोला जाता है, डी ब्रोगलीज वेव्स। तो अभी तो हमें थोड़ी सी आइडिया आ गई कि वेव मोशन किसको बोलना चाहिए, टाइप्स कौन से होते हैं, एंड उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अभी टाइप्स देखते हैं और डिटेल में।
अगर मुझे मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स देखने हैं तो उसमें दो टाइप्स आते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन एंड जो दूसरा है उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक डायग्राम पता होना चाहिए या इलिस्ट्रेशन आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। अगर ये इलिस्ट्रेशन आपके दिमाग में एक बार फिक्स हो गया तो ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है ये एवरी टाइम आपके दिमाग में क्लिक होते जाएगा, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स आपको लगने वाले हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। दैट इज 100% एश्योरेंस फ्रॉम माई साइड। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन और प्रोपगेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव मोशन। यहां पे हमें क्या करना है, सपोज मेरे पास यहां पे एक रिजिड सपोर्ट है और वहां से आपने रोप कनेक्ट की है। ये रोप वाला एक फेमस एग्जांपल है जिसको हम लोग यहां पे भी यूज कर सकते हैं। सपोज ये रोप है, रोप कैसे बनी है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब आप कनेक्ट करोगे अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, एक रोप मिलेगा। अभी मेरे पास रोप है और ये रोप के ऊपर के कुछ पार्टिकल्स है। एक्चुअल में हमें नजदीक वाले पार्टिकल्स चाहिए। सपोज एक रोप है तो उसके नजदीक के अगर मैं पार्टिकल लेता हूं तो यही हमें चाहिए होते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स में जो मुझे डायग्राम ड्रॉ करनी है वो इतने छोटे लेवल पे दिखाना डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग पार्टिकल थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे कंसिडर करने वाले हैं। तो ये कंसिडरेशन है, ये थोड़ा ध्यान रखो। यहां पे रोप को फिक्स किया गया है। ओके, तो मेरे पास ये रोप है। अभी मैं टाइम जो कंसिडर करने वाला हूं वो 0 है। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। ये जो रोप का एक एंड है वो तो फिक्स है, दूसरे एंड को जस्ट मुझे ऐसा जर्क देना है। तो जैसे ही मैं जर्क दूंगा तो मुझे क्या दिखेगी, एनर्जी और उसके साथ मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम t इक्वल टू 0 है मेरे पास। अभी हम क्या करेंगे, ये रोप का एक एंड पकड़ा है उसको आप नीचे खींचोगे। तो जैसे ही रोप का एक एंड आप नीचे खींचने की कोशिश करोगे तो ये जो पार्टिकल है वो किधर जाने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ओके, थोड़ा टाइम बीत गया, टाइम हो गया t/4। तो जैसे ही टाइम t/4 होता है, यहां पे देखो ये एक मोशन है, देखो ऐसी। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अभी जाके मेरा एक कंप्लीट हो गया है ना। तो यहां से यहां तक टाइम कितना होगा, t/4, t/2, 3t/4 एंड अभी जाके मेरा टाइम पीरियड t कंप्लीट हो गया, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। एनीवेज, तो टाइम t/4 हो गया। ये जो पार्टिकल जो पहला था वो किधर पहुंच गया, अभी ये नीचे पहुंच गया। और ये क्या करेगा, अपना जो जस्ट बाजू वाला पार्टिकल है उसको किधर खींचने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये पार्टिकल अभी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। टाइम t/4 होने के बाद ये पार्टिकल तो नीचे आ चुका है और अभी ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो दैट्स वाई मेरा जो एरो है वो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं रोप को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ऐसा कुछ तो मुझे मिल जाएगा। यहां तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है टाइम t, दैट इज t/2। अभी मैंने क्या किया, आधा टाइम हो गया अपना, है ना, मतलब आधा मोशन भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहां से अभी ये पार्टिकल तो इधर था, इधर से अभी ये किधर आएगा, वापस मीन पोजीशन पे आएगा। ओके, लेकिन अभी किधर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये जो सेकंड वाला पार्टिकल था वो अभी किधर आ गया, ये नीचे आ गया। ये किसको नीचे लेके आने की कोशिश करेगा, ये जो बाजू वाला है इसको ये नीचे लेके आने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। और अगर ये चीज को मैं ड्रॉ करूं तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा और बाकी की जो रोप है वो ऐसे ही रहेगी। यहां पे भी बाकी की जो रोप है अभी ऐसे ही रहेगी और ऊपर वाली इनिशियली ये तो ऐसे ही है। एनीवेज, अभी टाइम हो गया आपका 3t/4। ये जो पॉइंट है वो किधर पहुंच गया, ये ऊपर पहुंच गया। समझ रहे हो? ओके, ये पॉइंट किधर पहुंच गया, मीन पोजीशन पे पहुंच गया। ये पार्टिकल जो था वो अभी किधर आया, नीचे आया और ये किसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, उसके आजू वालों को। ओके, अभी नेक्स्ट मूव में ये जो रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स है वो भी किधर जाने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग को एरो देना है। तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये भाई साहब भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो पहला वाला था वो अभी अपने मीन पोजीशन पे लौटने की कोशिश कर रहा है क्या नहीं। अगर इसको मैं ड्रॉ करूं तो मुझे ऐसा कुछ तो दिखाई देगा और ये जो है वो ऐसा ही जाएगा आगे। जो लास्ट है, जब भी टाइम मेरा t के बराबर होगा, मेरा जो पहला पार्टिकल है वो अपने मीन पोजीशन पे आ गया होगा, सेकेंड पार्टिकल जो है वो ऊपर गया होगा, थर्ड पार्टिकल उसके मीन पोजीशन पे आ गया होगा, फोर्थ पार्टिकल जो है वो नीचे गया होगा और वो किसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, एंड वाले पार्टिकल को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन एंड वाला पार्टिकल रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है, फिक्स है, तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ओके,
तो ये पार्टिकल किधर जाना चाहिए था, नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये जाएगा किधर भी नहीं क्योंकि ये फिक्स्ड है। एनीवेज ये पार्टिकल किधर आने की कोशिश करेगा, अभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये जो मीन पोजीशन है ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये जो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से ये अभी नीचे जाने की कोशिश करेगा अगर हम वापस उसको नीचे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा, और ये क्या है, ये है मेरी ट्रांसवर्स वेव मोशन, और ये क्या हो गया, मेरा वेव हो गया। अभी ये वेव के इसमें आपको दो पॉइंट्स दिखाई देंगे, ये वाला एक पॉइंट और ये वाला एक पॉइंट। अभी ये जो पॉइंट है वो मीन पोजीशन से ऊपर आ चुका है ना। तो अगर ये ऊपर आ चुका है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रेस्ट, एंड जो नीचे है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रफ। यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये जो पूरा टाइम इसको कितना लगेगा, टी लगेगा, और इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उसको बोला जाता है वेव लेंथ, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा से। एनीवेज अगर मेरे पास ऐसे कुछ वेव होती समथिंग लाइक दिस, तो दो क्रेस्ट के बीच में जो भी वेवलेंथ है उसको भी हम लोग बोलेंगे लैम्डा, और दो ट्रफ के बीच में अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो वहां पे भी आपको वेवलेंथ कितनी मिलेगी, लैम्डा ही मिलेगी। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज कौन सा है और डेफिनेशन कौन सा है। यहाँ पे देखो, ट्रांसवर्स वेव मोशन में इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ अ मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सारे पार्टिकल से इन्होंने क्या परफॉर्म किया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म किया है अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन ऑफ वेव मोशन। इसका मतलब क्या है, वेव की डायरेक्शन आपकी ये इसमें। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इज लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशन। लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशन अभी क्या होता है ये हम समझ के लेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो सामने जो भी ऑडियंस बैठी है, नॉट इन वीडियो, जनरल आई एम टॉकिंग, सपोज मेरे सामने कोई पर्सन खड़ा है और बीच में एयर है, एयर के पार्टिकल्स है, तो जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे फेस के जस्ट सामने जितने भी पार्टिकल्स है उसको मैं पुश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने एक फर्स्ट पार्टिकल को पुश किया, वो फर्स्ट पार्टिकल दूसरे के जाके पुश करेगा, और ऐसे होते रहेगा। एंड जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो एनर्जी, वो मोमेंटम दूसरे पर्सन की तरफ पहुंचेगा, और ये होगी एक वेव का मोशन। तो इसको ही हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशन। अभी जो मैंने आपको एक सिनेरियो बताया, अगर उसको बेस्ट पॉसिबल वे में समझना है तो यहाँ पे देखो, सपोज मेरे पास सामने एयर है या फिर कोई भी एक मीडियम है जहां से मुझे कुछ तो पास ऑन करना है। सपोज मेरे पास एयर, ये एक मीडियम है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सामने जितने भी पार्टिकल्स है इलिस्ट्रेशन के लिए उसमें से कुछ पार्टिकल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और अभी मैं जो ड्रॉ करूंगा उनके बीच में एक मैं अच्छा खासा अंतर रखूंगा, लेकिन एक्चुअल में वो पार्टिकल एक दूसरे के बहुत नजदीक रहेंगे, समथिंग लाइक दिस, एकदम नजदीक। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेशन और प्रोपगेशन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव मोशन। सबसे पहले मेरे पास ये एक पार्टिकल है, दिस इज माई फर्स्ट पार्टिकल, यहाँ पे मेरे पास सेकेंड पार्टिकल है, मेरे पास यहाँ पे थर्ड पार्टिकल है, दिस इज माई फोर्थ पार्टिकल, एंड यहाँ पे मेरे पास है फिफ्थ पार्टिकल। ये जो वर्टिकल लाइंस है वो मैंने क्यों ड्रॉ की है, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं, मुझे यहाँ पे वेव्स ड्रॉ करनी है। एनीवेज तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अराउंड 15 to 16 वर्टिकल लाइंस बनाई। तो जब भी आप अपने नोटबुक में ये कॉपी करोगे तो वहां पे आप फेंट ऐसी वर्टिकल लाइंस बना देना, सो दैट आपको ये ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देखो मेरे पास ये फर्स्ट पार्टिकल है, एक्चुअली में ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत नजदीक है, देखो समथिंग लाइक दिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना। इसको अगर जूम करके देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, दूर दूर तक है वो। अभी पहला पार्टिकल को अगर आप थोड़ी सी एनर्जी देते हो तो क्या होगा, वो दूसरे पार्टिकल को पुश करेगा, है कि नहीं। अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं टाइम टी जो है वो जस्ट 0 है, तो जब भी हम लोग फर्स्ट पार्टिकल को एनर्जी देते हैं तो वो क्या होगा, आगे जाने की कोशिश करेगा। मतलब फर्स्ट जो पार्टिकल है वो किधर जाने की कोशिश कर रहा है, अबे आगे जाने की कोशिश कर रहा है ना। और वो थोड़े टाइम के बाद पार्टिकल 2 को हिट करेगा। तो जैसे ही वो पार्टिकल 2 को हिट कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरे पास फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल है, पहला पार्टिकल आके दूसरे पार्टिकल को हिट करेगा, दूसरा पार्टिकल आगे जाएगा, वही टाइम पे पहला पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा, फिर ये पार्टिकल जो एक्सट्रीम पे था ये अपने मीन पोजीशन पे आएगा, ये आगे जाएगा, फिर ये आगे जाएगा, और ऐसे मतलब ये जो मोशन मैंने अभी बताई वो होती रहेगी। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट पार्टिकल जो है मेरा वो सेकेंड को हिट करेगा,
तो जब ही टाइम t/4 होगा, देखो ये एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए हमको जो टाइम लगता है वो टाइम ड्यूरेशन है t। तो पहले ने सेकेंड पार्टिकल को हिट किया, तो जब ही पहला सेकेंड पार्टिकल को हिट कर रहा है तो पहला पार्टिकल अभी किधर पहुंचेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा। सेकेंड पार्टिकल अभी भी अपने मीन पोजीशन पे, थर्ड पार्टिकल फोर्थ फिफ्थ पार्टिकल के ऊपर वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे ही हिट करता है तो पहला पार्टिकल जो है वो किधर जाने की कोशिश करेगा, वो अंदर जाने की कोशिश करेगा। सेकेंड पार्टिकल किधर जाने की कोशिश करेगा, वो आगे जाने की कोशिश करेगा। अभी अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो फर्स्ट पार्टिकल जो है उसके लिए अगर मुझे सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करनी है तो ये ऐसी कुछ रिप्रेजेंट करेंगे। जो प्रीवियस हम लोग ने एग्जांपल्स देखे थे वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ने साइनोसाइडल कर्व हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बताया था। ये कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में दिखा रहे हैं सो दैट दिखाना या रिप्रेजेंट करना आसान होता है, और कुछ नहीं। कुछ बच्चों का डाउट आता है कि एक्सिस चेंज हो गया क्या, नहीं एक्सिस चेंज नहीं हुआ, ये हम लोग को सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, दैट्स वाई। आप पूरा डायग्राम घुमा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एनीवेज, तो टाइम t/4 तक मेरा जो पहला पार्टिकल है वो भी अंदर तक आने की कोशिश करेगा, मेरा जो सेकंड पार्टिकल है वो आगे जाने की कोशिश करेगा। अभी टाइम देखते हैं t/2। तो जब भी टाइम t/2 के बराबर होगा तो जो मेरा पहला पार्टिकल है वो वापस अपने मीन पोजीशन पे पहुंच चुका है ना। दूसरा पार्टिकल जो है वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुका है ना। ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा और ये जो है इस थर्ड जो पार्टिकल है उसको भी हिट करेगा, लेकिन थर्ड पार्टिकल अभी भी अपनी जगह पे ही है। तो अभी मेरा पहला पार्टिकल किधर आएगा, मीन पोजीशन से ये लेफ्ट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। सेकंड पार्टिकल वापस अपने मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। थर्ड पार्टिकल फोर्थ पार्टिकल की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। और ये चीज़ों को अगर ग्राफ के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो फर्स्ट केस के लिए मेरा ग्राफ ऐसा कुछ तो बनेगा, मतलब आधा साइनोसाइडल कर्व मुझे मिल गया। सेकेंड जो है वो 1/4 साइन कर्व मुझे मिला, एंड जो तीसरा है वो भाई साहब अभी भी अपने जगह पे ही है। अभी देखते हैं, टाइम हो गया 3t/4 है ना, मतलब इधर से अभी ये वापस अपने मीन पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पहले वो भी एक्सट्रीम एंड पे जाएगा। तो ओके, तो फर्स्ट पार्टिकल मेरा किधर जाएगा, अभी मेरा फर्स्ट पार्टिकल जो है वो अपने लेफ्ट साइड पे जाएगा। सेकेंड पार्टिकल जो मेरा है वो अपने मीन पोजीशन पे आएगा। थर्ड पार्टिकल जो है वो अपने राइट साइड के एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और वो फोर्थ पार्टिकल को क्या करेगा, हिट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी भी फोर्थ पार्टिकल अपने जगह पे ही है। एनीवेज, तो फर्स्ट पार्टिकल अभी नेक्स्ट मूव में अंदर की तरफ आने की कोशिश करेगा। सेकेंड पार्टिकल मेरा नेक्स्ट मूव में लेफ्ट मीन पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाने की कोशिश करेगा। थर्ड पार्टिकल अभी मेरा मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा और फोर्थ पार्टिकल फिफ्थ पार्टिकल की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा। अब अगर ये कर्व मैं कंप्लीट करूं तो मुझे क्या दिखेगा, समथिंग लाइक दिस। पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल का बोलो, यहां से ये किधर आया, मीन पोजीशन पे आया, और जो थर्ड पार्टिकल है वो मेरा देखो कैसे होगा, समथिंग लाइक दिस। और फोर्थ पार्टिकल के ऊपर तो अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये फोर्थ पार्टिकल किसको हिट करेगा, फिफ्थ को हिट करेगा, तो जब भी टाइम ड्यूरेशन t होगा तभी। एनीवेज, तो अभी देखते हैं, फर्स्ट पार्टिकल वापस मेरे मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। जो सेकंड पार्टिकल है वो अपने लेफ्ट एंड पे आ चुका है। थर्ड पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। फोर्थ पार्टिकल अपने राइट साइड के एक्सट्रीम पोजीशन पे गया और वो अभी किसको हिट करने की कोशिश करेगा, फिफ्थ पार्टिकल को। अभी अगर ये कर्व हम लोग ड्रॉ करें तो पहला पार्टिकल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है। सेकेंड पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पे आ चुका है। थर्ड पार्टिकल ने अपना आधा मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ ने अपना 1/4 कंप्लीट किया है और फिफ्थ अभी अपनी जगह पे ही है। अभी अगर मैं टाइम 5t/4 कंसिडर करूं तो मेरा जो फर्स्ट पार्टिकल है वो वापस राइट साइड पे जाने की कोशिश करेगा। सेकेंड पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कंप्लीट करेगा। थर्ड पार्टिकल जो है वो लेफ्ट एंड में आने की कोशिश करेगा। फोर्थ पार्टिकल भी लेफ्ट साइड पे मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा और फिफ्थ पार्टिकल जो है वो आगे जाने की कोशिश करेगा। एनीवेज, सो 5t/4 पोजीशन देखो, समथिंग ओवर हियर, इसका पोजीशन मीन पोजीशन। थर्ड वाला जो है वो अभी लेफ्ट साइड पे आएगा। फोर्थ वाले ने आधा कंप्लीट किया और फिफ्थ वाला 1/4 कवर करेगा। और इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सेकेंड वाला मीन पोजीशन पे आ गया, थर्ड वाला समथिंग लाइक दिस, फोर्थ वाला आधा कंप्लीट करेगा और फिफ्थ वाला जो है वो 1/4 कवर करेगा।
यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करते हो तो आपको पता चलेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्टिकल एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ चुके हैं। तो अगर ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे 3 पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक है, तो यहाँ पे मुझे जो भी मिलेगा दैट इज कंप्रेशन। मतलब यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के नज़दीक है, वॉल्यूम कैसा होगा, कम होगा, है ना, और डेंसिटी कैसी होगी, बढ़ेगी। लेकिन जो सेकंड केस है यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रेयरफैक्शन। यहाँ पे पार्टिकल्स आपको एक दूसरे से कैसे दिखेंगे, दूर दिखाई देंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, वॉल्यूम जो है वो बढ़ चुका है बट डेंसिटी जो है वो कम हो चुकी है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव मोशन। अभी आपको इजीली समझ जाएगा। यहाँ पे जो मेरे पास मीडियम है उसका जो इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ अ मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन अलॉन्ग विच वेव इज प्रोपगेटेड। तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारी वेव की डायरेक्शन जहाँ पे हम लोग बात करें वही डायरेक्शन में होती है और पार्टिकल जो भी है वो सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं। देखो ना, यहाँ पे वेव भी मेरी ये डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल भी मेरे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या फिर ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। जो प्रीवियस वाला केस था उसमें कैसा हो रहा था, वेव आपकी अगर एक डायरेक्शन में जा रही है तो पार्टिकल्स आपके उसके परपेंडिकुलर इसमें ऑसिलेट हो रहे थे या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन लॉन्जिट्यूडिनल वेव मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन एंड पार्टिकल का मोशन सेम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं पार्टिकल्स लेता हूँ बहुत सारे, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स नज़दीक आ गए, कुछ पार्टिकल्स दूर गए, फिर नज़दीक आए, फिर दूर गए, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, जो हम लोग ने अभी अभी यहाँ पे ग्राफ के टर्म्स से अच्छे से पढ़ा है। अगर उसको डायग्राम को अगर मुझे और डॉट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो कंप्रेशन में पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी बढ़ गई। रेयरफैक्शन में वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया और डेंसिटी कैसी हो गई, कम हो गई, है ना। तो यहाँ पे 2 टर्म्स मुझे पता होना चाहिए। पहले वाले केस में हम लोग क्रेस्ट और ट्रफ पढ़े थे, यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आएगा। तो कंप्रेशन को अगर हम लोग को बताना है तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो मीडियम होता है इन विच पार्टिकल्स कंप्रेस पोजिशन में होते हैं, देयरफॉर टेम्पररीली देयर विल बी डिक्रीज इन अ वॉल्यूम एंड देयर विल बी इंक्रीज इन अ डेंसिटी ऑफ द मीडियम। रेयरफैक्शन में क्या होता है, हमारे पास जो भी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, फार्दर अपार्ट। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ टेम्पररी इंक्रीज इन अ वॉल्यूम एंड डिक्रीज इन अ डेंसिटी। तो अभी हम लोग ने जो भी डिटेल में पढ़ा इट वॉज अबाउट लॉन्जिट्यूडिनल वेव मोशन। नेक्स्ट पार्ट इज सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, अगर यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे 4 वर्ड्स के बारे में बात हो रही है। सिंपल, दूसरा है हार्मोनिक। हार्मोनिक वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है। अगर मुझे कोई भी वेव को रिप्रेजेंट करना है और वहाँ पे मुझे हार्मोनिक फंक्शंस को यूज़ करना पड़ रहा है। हार्मोनिक फंक्शंस कौन से होते हैं, साइन, कोसाइन, ये ऑलरेडी हम लोग ने देखा है। अगर साइन एंड कोसाइन ये फंक्शंस अगर हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं तो वहाँ पे वर्ड आएगा हार्मोनिक। प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, मान लो अगर आपके सामने एक ऐसा वाटर बॉडी है कोई, तो एक बड़ा सा लेक है, उसमें अगर आप पत्थर फेंकते हो, पत्थर फेंकने के बाद क्या होता है, रिपल्स मूव करते हैं। मतलब जहाँ पे पत्थर हिट करता है वो पॉइंट से रिपल्स निकलना स्टार्ट होते हैं और आगे 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 मूव करते रहता है। मतलब यहाँ पे आपकी जो वेव है वो क्या हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है। सो दैट्स वाई ये वर्ड जो है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऐसा रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मेरे पास यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे मैंने एक रोप ली और रोप को ऐसे मैंने एक झटका दे दिया। झटका देने के बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, एनर्जी और मोमेंटम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ मैटर इन बिटवीन दीज पॉइंट्स। यहाँ पे होता क्या है, पहला पार्टिकल अपने जगह पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, दूसरा पार्टिकल करेगा इसके बाजू में जो भी होगा, तीसरा पार्टिकल करेगा, आगे जैसे डिस्टर्बेंस जाएगा ये भी पार्टिकल ऐसे अपने जगह पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे, है ना। अगर ये मैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात करता हूँ तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव के केस में क्या होता है, जहाँ पे साउंड होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के अगर ऐसे बाजू में है तो पहले पार्टिकल को अगर आप एनर्जी और मोमेंटम देते हो तो ये सेकेंड को हिट करेगा, सेकेंड थर्ड को हिट करेगा और ये अपने अपने जगह पे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म करेंगे। ओके, तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो परफॉर्म होती है, अगर पहले केस में डायरेक्शन ऑफ अ वेव जो है उसके परपेंडिकुलर में वो हो रही है लॉन्जिट्यूडिनल वेव, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं। सेकेंड केस में वेव की डायरेक्शन एंड जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उनकी डायरेक्शन सेम है तो वो होती है लॉन्जिट्यूडिनल। अब यहाँ पे हम लोग
एक चीज़ नोटिस करते हैं, पहले अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो ये डिस्टर्बेंस तक कोई भी दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, और वो इंस्टेंट हम लोग बोलेंगे टी। ओके, तो अभी यहाँ पे देखते हैं ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है वो क्या बोल रहा है। अभी मैंने जो बोला है वो अगर आपको समझा है तो एक्सप्लेनेशन आप इजीली दिमाग में फिक्स कर सकते हो। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के बारे में लिखो, 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो कुछ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, नेचुरली आप ये लिख पाओगे। सो प्रोग्रेसिव वेव, सबसे पहले मुझे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव को डिफाइन करना है। सो प्रोग्रेसिव वेव कंटिन्यूसली ट्रैवल इन अ गिवन डायरेक्शन। जो भी डायरेक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वहां पे वो ट्रैवल कर रही है, वो एक्स डायरेक्शन हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकती है, आप वाई डायरेक्शन भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट अलोंग देयर मीन पोजिशन, है ना, ये मीन पोजिशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, मीन पोजिशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं व्हेन वेव ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना है तो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, हमारे पास लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, तो ये बन गई मेरी डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 2 में ये क्या बोल रहा है, वेव रीच डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम एट अ डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फेज डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल। लेकिन अगर हम लोग आइडियल केस कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पे उनका एम्पलीट्यूड जो होगा वाइब्रेशन का वो सेम होगा, एंड वो जो एम्पलीट्यूड है और ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी सेम होगा। अगर वेव के टर्म्स में मुझे अगर इक्वेशन लिखना है या ड्रॉ करना है तो y रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंस्टेंट t। अगर ये वेव जनरेट हो गई तो मान लो कोई तो एक इंस्टेंट है, एट पॉइंट a पे वो पार्टिकल है और इंस्टेंट है t, तो ये डिस्टर्बेंस a तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो डिस्टर्बेंस इनिशिएट कहाँ पे हुआ था, ओरिजिन पे हुआ था, लेकिन ये एक स्पेसिफिक पॉइंट a तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम गया। देयर एग्जिस्ट अ फेज डिफरेंस, दैट्स वाई। सो a का डिस्टेंस ओरिजिन से कुछ x है, तो ये हम लोग ने रिप्रेजेंट किया है, और टोटल जो वेव है उसकी लेंथ हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी t। एनीवेज डेरिवेशन देखते हैं। अभी ये तो हम लोग ने डायग्रामेटिकली देखा, अभी डेरिवेशन के टर्म्स में अगर हमें देखना है तो फिर कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, लेट सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवल्स अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं, आप नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हो, ओके। लेकिन नेगेटिव के लिए इक्वेशन क्या होगा ये मैं एंड में जाके बताऊंगा, तो फिलहाल तो पॉजिटिव का ही देखते हैं। y रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एंड x रिप्रेजेंट पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल एट सर्टेन इंस्टेंट t। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखूं तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। यही इक्वेशन क्यों होता है ये हम लोग ने ऑसिलेशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखा है। अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, और आप लिंक भी कर पाओगे कि ये y इक्वल टू a साइन ओमेगा t आया कैसे और यही क्यों लिखना है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा आप जाके वो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे देख सकते हो, तो अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। y इक्वल टू a साइन ओमेगा t, और ये किसके लिए है, ये मीन पोजीशन के लिए। अगर एक्सट्रीम पोजीशन होता तो a साइन ओमेगा t की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ता, a कॉस ओमेगा t, और यहाँ पे हम लोग इनिशियल फेज डिफरेंस जो है वो 0 कंसिडर कर रहे हैं। लेट पार्टिकल एट पोजिशन a, देयरफॉर एट सर्टेन डिस्टेंस x इट लैग्स बिहाइंड इन अ फेज एज कंपेयर टू द पार्टिकल एट ओ। तो ये लाइन का मतलब क्या है, अगर मेरे पास पार्टिकल ए है तो डिस्टर्बेंस वहां तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगेगा, इसका मतलब ये लैग कर रहा है पार्टिकल ओ के कंसिडरेशन में। पार्टिकल ओ तो एसएचएम स्टार्ट कर दिया, लेकिन ए जो है वो एसएचएम स्टार्ट करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, दैट्स वाई देयर इज अ लैग। और यहाँ पे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस देयर एग्जिस्ट सम फेज डिफरेंस, और उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा। अभी यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझती है, नोट क्या है, कंप्लीट वेवलेंथ। अगर मुझे वेव की चाहिए तो वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन है थीटा का वो 2 पाई रेडियन से हम लोग कंसिडर करते। देखो ना, अगर वेव अगर मुझे दिखानी है समथिंग लाइक दिस, तो ये वेव दिखाने के लिए मुझे जो थीटा यूज करना पड़ता है वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है। लेकिन इंटर बिटवीन हमें नहीं पता है ये थीटा की वैल्यू क्या है, सो दैट्स वाई हम लोग उसको डेल्टा कंसिडर कर रहे हैं। सो लैम्डा के लिए अगर 2 पाई रेडियन अगर ये एंगल है तो x के लिए कितना होगा, दैट इज अ d, x रिप्रेजेंट डिस्टेंस, ओके। सो रीअरेंज करते तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई, और ये x इधर जाएगा और लैम्डा उसके नीचे आएगा। देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई x अपॉन लैम्डा। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा के जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू टी, माइनस डेल्टा की जगह पे क्या लिख सकते हो, 2 पाई x अपॉन लैम्डा।
2 पाई को आप ब्रैकेट के बाहर रिप्रेजेंट करो, देयरफॉर y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्डा। Above equation gives displacement of a particle at any instant t. Therefore, equation of a simple harmonic progressive wave is along the positive direction of x-axis. अगर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अगर हमें लेना है, अगर वेव मेरी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, तो y की वैल्यू हम लोग लेंगे a साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन t प्लस x अपॉन लैम्डा। तो ये प्लस सिंबल जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ये किसके लिए है? अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है तो। ओके, तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव क्या है, उसके 2 पॉइंट्स देखे, डायग्रामेटिकली उसको समझ के लेने का हमने प्रयास किया, और उसके बाद उसका डेरिवेशन लिखा। डेरिवेशन में हम लोग ने नोट में एक पॉइंट देखा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, एक्स इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। वाई का इक्वेशन हमें मिला a साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन t माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन t प्लस एक्स अपॉन लैम्डा। अभी हम लोग देखेंगे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के वेरियस फॉर्म्स कौन से होते हैं, क्योंकि बहुत बार न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्म्स अगर आपको पता है तो आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो वो टाइम पे अगर आप ये बेसिक इक्वेशन को बार बार ऐसे डिराइव करने की कोशिश करोगे तो इट विल टेक योर टाइम। सो अगर मुझे ये इक्वेशंस पता है और अगर इसको आपने प्रैक्टिस किया, अच्छे से लिखा है 5, 6, 10 बार, तो अल्टीमेटली एग्जाम टाइम में ये आपको ईजिली याद हो जाएगा और आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, आप अपना स्पीड जो है कैलकुलेशन का उसको बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन t माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ये एक जनरल इक्वेशन जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। एनीवेज यहाँ पे 1 अपॉन टी टाइम ड्यूरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई 1 अपॉन टी के जगह पे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। ओके, n को बाहर लो, फ्रीक्वेंसी को बाहर लो, तो y का वैल्यू क्या होगा? a साइन 2 पाई n t माइनस एक्स अपॉन n लैम्डा। ओके, यहाँ पे एक ध्यान दो, वेलोसिटी की वैल्यू होती है n इंटू लैम्डा। अभी वेलोसिटी की वैल्यू n इंटू लैम्डा ही क्यों होती है ये भी डिराइव किया जा सकता है। थोड़े टाइम के बाद हम लोग ये भी डिराइव करेंगे कि वेलोसिटी की वैल्यू n इंटू लैम्डा ही क्यों ली। सो फॉर नाउ वेलोसिटी की वैल्यू n लैम्डा होती है, ऐसा मान के चलते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई n को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं t माइनस एक्स अपॉन v। तो ये v को इधर मल्टीप्लाई कर दो और v को ब्रैकेट के बाहर भी ले लो। सो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा अपॉन v vt माइनस एक्स। ओमेगा के जगह पे आप अगेन सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 2 पाई n अपॉन v के जगह पे लिख सकते हो n लैम्डा, n विल गेट कैंसल। सो y की वैल्यू होगी आपकी a साइन ऑफ 2 पाई vt अपॉन लैम्डा, सॉरी y इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स। एंड लास्टली आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्डा vt माइनस एक्स। सो ये है कुछ जनरल इक्वेशंस और वेरियस फॉर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इसमें से कोई भी एक फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी वो वेलोसिटी की वैल्यू दे देते हैं, आपको बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी निकालो, या फिर कभी कभी जनरल इक्वेशन y की वैल्यू निकालने बोलते हैं। कभी कभी आपको पूरा इक्वेशन दिया जाता है और उसमें से एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ों को फाइंड आउट करने बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यू कैन यूज द फॉर्मूला एंड यू मे गेट द आंसर्स। इफ देयर एग्जिस्ट इनिशियल फेस और एपोक, अगर कोई इनिशियल फेस और एपोक एग्जिस्ट करता है तो वो टाइम पे क्या होगा? जनरल इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू यूज करने हैं जिसको बोलेंगे k का मतलब होता है एंगुलर वेव नंबर, या फिर इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। देयरफॉर y इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई अपॉन t के जगह पे लिखेंगे ओमेगा इंटू t माइनस kx प्लस फाई नॉट। ओके, तो ये मेरा जो इक्वेशन है इट इज फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एंड अगर मुझे नेगेटिव चाहिए तो ये माइनस के जगह पे हमें लिखना पड़ेगा प्लस। सो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस kx प्लस फाई नॉट, एंड फाई नॉट जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है इनिशियल फेस एंड इट इज अलॉन्ग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अभी हम लोग ने क्या देखा? वेरियस फॉर्म्स देखे सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के। द स्पीड ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव। अभी अगर ट्रैवलिंग वेव का किसी ने मुझे बोला कि आप स्पीड फाइंड आउट करके बताओ, तो कैसे करेंगे? कुछ कर सकते हैं क्या? तो थोड़ा दिमाग लगाओ। स्पीड अगर मुझे निकालना है तो स्पीड के लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या होता है? काइनेमेटिक्स में पढ़ा है आपने, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर उसका मैग्नीट्यूड स्पीड अगर हम लेते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम एनी हाउ अगर मुझे मिल जाता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ?
एक वेलोसिटी या फिर स्पीड का इक्वेशन निकाल सकता हो। ठीक है, अभी ये समझने से पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मेरे पास एक प्रोग्रेसिव वेव है। सपोज यहाँ पे मेरे पास एक रस्सी है, ये एक रिजिड सपोर्ट के साथ आपने कनेक्ट की है, और अभी मैं एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला हूँ। तो डिस्टर्बेंस जब भी क्रिएट होता है तो आप कैसे दिखता है आपको? सो समथिंग लाइक दिस, है ना। और आगे ये जो वेव है वो ट्रैवल होती रहेगी। अभी ये जो है वो कंटिन्यूसली हमें दिखते रहता है। आगे के पार्टिकल्स भी डिस्प्लेस होंगे और ये कंटिन्यू, आगे के पार्टिकल डिस्टर्ब होते रहेंगे। मतलब यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है वो कंटिन्यू मूव कर रहा है आगे की तरफ। अभी यहाँ पे ये पार्टिकल आप देखो, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना। अभी ये सेम आगे के पार्टिकल्स को भी पुश करेगा, और बिकॉज ऑफ दैट ये जो पार्टिकल था वो भी ऊपर आएगा, है ना। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे कुछ तो रिलेशन बनाते हैं तो हमें एक डिस्टेंस और टाइम के साथ एक कनेक्शन मिल जाएगा, और उसके हिसाब से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग बात। अभी देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एक देखते हैं, ये तो रफ डायग्राम था, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अभी देखते हैं एक फेयर डायग्राम। मेरे पास डायग्राम है, डायग्राम में वाई एक्सिस के ऊपर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है और एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने टाइम कंसिडर किया है। तो सपोज वेव को आपने डिस्टर्ब किया, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बात हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से अगर आपने डिस्टर्ब किया है तो ये आपको वेव का सेक्शन दिखेगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद यही जो वेव मूव कर रही है आगे के जो पार्टिकल्स है उसको भी तो डिस्टर्ब करेगी, और उसकी वजह से ये जो पार्टिकल है वो भी ऐसे ऑसिलेट करेंगे और आपको ये वेव दिखाई देगी। अभी ये फर्स्ट वेव है ब्लैक से रिप्रेजेंट की, और सेकंड जो है वो वही वेव आगे जाके सेकंड वेव के जैसे दिखने लगेगी आपको। जैसे मैंने यहाँ पे देखा, रोप को करो ना ऐसे, आपको ऐसा कंटिन्यू मूव होते रहेगा, पैटर्न ऐसा कुछ दिखने लगेगा। सो ये है मेरी डायग्राम। यहाँ पे मेरे पास एक पार्टिकल था ए। अभी ये जो पार्टिकल है नेक्स्ट वाला, उसको हम लोग बोलेंगे ए डैश। अभी ये ए डैश क्यों लिखा है उसका भी एक्सप्लेनेशन है, आगे जाके पढ़ते हैं। ओके, तो फिगर डायग्राम में मुझे क्या लिखा है मैंने, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, और ये हम लोग ने क्यों ड्रॉ की है, टू गेट स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव। एनीवेज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वी हैव अ ट्रांसवर्स वेव एट टाइम टी इक्वल टू 0। ये एक इंस्टेंट है टी इक्वल टू 0 पे हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है जिसको हम लोग ने फुल लाइन कर्व से रिप्रेजेंट किया है। थोड़े टाइम के बाद, थोड़ा जैसे टाइम पास होगा, दैट इज अ डेल्टा टी। तो अगर टी प्लस डेल्टा टी ऐसा थोड़ा टाइम के बाद हमें जो वेव मिलेगी उसको हम लोग ने डॉटेड लाइन कर्व से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियल फेज डिफरेंस फाई नॉट जो है वो 0 है। ड्यूरिंग टाइम डेल्टा टी एंटायर वेव पैटर्न मूव्ड बाय डेल्टा एक्स, है ना। डेल्टा टी ये जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें ये जो ओवरऑल वेव है इसने कितना कवर किया है, देखो ना, यहाँ से यहाँ तक भी अगर मैं लेता हूँ तो डेल्टा एक्स इतना उसने डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ से यहाँ तक आप लो डेल्टा एक्स ही होगा, यहाँ से यहाँ तक लो डेल्टा एक्स ही होगा। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग ए और ए डैश ये पॉइंट ले रहे हैं। तो ए और ए डैश के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स, और ये कब पॉसिबल होगा, जब वेव आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रही है। तो at point A goes to corresponding position A dash. A goes to corresponding position A dash. ये कब जाएगा? On a peak of a displacement of a waveform, and it is possible only if phase of a wave phi is a constant. अभी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, एम्पलीट्यूड सेम है, टाइम पीरियड सेम है, अगर सब कुछ सेम है तो A और A डैश के बीच में रिलेशन निकाला जाता है। हालांकि ये सिर्फ एक डिस्टर्बेंस के बारे में बात हो रही है। सो ये तभी पॉसिबल होगा जब भी फेज डिफरेंस वेव्स में जो है वो कांस्टेंट है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं वेव का, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये एक इक्वेशन है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अगर मुझे इक्वेशन के टर्म्स में आपको दिखाना है तो पॉइंट नंबर 6 देखो। पहले मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है y x और t a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसमें से जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है इसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। सो इन आर्ग्यूमेंट ओमेगा टी माइनस के एक्स, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस x एंड t ये चेंज हो रहा है ना। टाइम आपका बढ़ते जा रहा है और उसके हिसाब से x भी तो आपका चेंज होते जा रहा है। देयरफॉर टू कीप आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट, अभी अगर ये चीज 5 से रिप्रेजेंट की है और ऊपर के पॉइंट में हम लोग ने लिखा है a और a डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स तब रहेगा जब ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जो आर्ग्यूमेंट है वो मेरी कांस्टेंट रहेगी। ओके, टू कीप आर्ग्यूमेंट कांस्टेंट, तो t अगर इंक्रीज कर रहे हो आप तो ये जो x है उसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा। अगर x इंक्रीज नहीं हो रहा है आपका तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, एंड आपका जो डिस्टर्बेंस है वो सही ढंग से आप यूज करके फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। देयरफॉर x मस्ट आल्सो इंक्रीज।
It is possible only when wave goes in a positive direction of x axis. So velocity का बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास v is given by लिमिट डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, और ये तभी पॉसिबल होगा जब भी हम लोग डेल्टा t टेंड्स टू 0 लेते हैं, तो विच इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt. Therefore इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय yxt इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t माइनस kx. ये वेव का जनरल इक्वेशन है, ये हमें पता है. एनीवेज यहाँ पे t रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टाइम पैरामीटर और x रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, आपको अगर सिर्फ y लिखना है तो भी लिख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में y x, t इस तरह से वेव को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. सिंस आर्गुमेंट ये जो है उसको हम लोग फाइ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कांस्टेंट है. देयरफॉर डी अपॉन डी टी ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका तो अल्टीमेटली फाइ कांस्टेंट है तो इक्वल टू 0 आएगा. तो इसको डिफरेंशिएट करो, ब्रैकेट ओपन करते हैं डी अपॉन डी टी ओमेगा टी माइनस डी अपॉन डी टी के एक्स. इसमें से ओमेगा जो है इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, के इज ऑल्सो कांस्टेंट वैल्यू, प्रोपगेशन कांस्टेंट है के. सो डिफरेंशिएट करते हैं, ओमेगा बाजू में आया, डी टी अपॉन डी टी अल्टीमेटली 1 होगा, डेरिवेटिव ऑफ टी ले रहे हैं, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स अगर आप लेते हो तो उसको आप वी बोलते हो. देयरफॉर रीअरेंज करते हैं टर्म्स, ओमेगा इक्वल्स टू के वी. एनीवेज सो ओमेगा अपॉन के इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, मुझे वेलोसिटी ही चाहिए, ओमेगा के जगह पे 2 पाई एन लिख सकते हैं या फिर 2 पाई अपॉन टी लिखा तो भी चलेगा. के जगह पे प्रोपगेशन कांस्टेंट की वैल्यू होते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा. सो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग ले रहे हैं. देयरफॉर v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा. सो ये है स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव, v इक्वल टू एन लैम्डा कैसे आता है ये अभी अभी हम लोग ने देखा. तो समझ रहे हैं आपको, आपने बहुत बार v इक्वल टू एन लैम्डा ये फॉर्मूला आपके स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, और अभी भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये डेरिवेशन आया कैसे. तो ये एक कंप्लीट आइडिया है, इससे आपके दिमाग में वो एक प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा कि फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है. अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो वो कितना इंटरेस्टिंग बन. Now we will find speed of a transverse wave on a straight string. यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. सपोज यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट के साथ मैंने एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया है, एंड अगर ये स्ट्रिंग को अगर आप जर्क देखते हो तो फिर ये जो स्ट्रिंग है उसके ऊपर आपको वेलोसिटी मिलेगी. तो हमें अभी यही बोला गया है कि वो जो वेलोसिटी है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, जिसको स्पीड भी बोलते हैं हम लोग, वो स्पीड कैलकुलेट करो. तो हमें यहाँ पे डायमेंशंस के टर्म्स को यूज़ करके स्पीड को कैलकुलेट करना है. तो कैसे कर सकते हैं, है ना. तो उन्होंने क्या बोला है, ये जो स्पीड है इसके ऊपर जो मूव करेगा, तो ये जो स्ट्रिंग है उसका मास पर यूनिट लेंथ इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. दूसरा, ये जो स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, प्रीवियस जो डेरिवेशन हम लोग ने देखा था उसमें हम लोग ने स्पीड ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कैसे निकालते हैं वो देखा था, और v की वैल्यू हमें मिली थी n लैम्डा, है कि नहीं. लेकिन अभी हमें दूसरे टर्म्स में देखना है, मतलब टेंशन, मास पर यूनिट लेंथ, ये यूज़ करके हमें वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ करके देखते हैं हमें कुछ आंसर मिलता है क्या. तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो, एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाइंड आउट किया गया है, वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड द टेंशन इन दैट स्ट्रिंग. तो अभी डिपेंड करता है ऐसा बोला है. ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ को मैं सिर्फ m से अगर रिप्रेजेंट करूं तो m के ऊपर डिपेंड कर रही है और टेंशन के ऊपर डिपेंड कर रही है कि नहीं. तो डिपेंड कर रही है तो m का पावर हमें नहीं पता और t का भी पावर हमें नहीं पता. तो हमारा रोल क्या होता है, यहाँ पे a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि नहीं. तभी जाके मुझे वेलोसिटी का कुछ तो एक इक्वेशन मिलेगा, स्पीड का कुछ तो इक्वेशन मिलेगा. देखते हैं कैसे करना है. अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है तो आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन वहाँ पे लिखना पड़ेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूरा डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फाइनल फॉर्मूला पता है मोर देन सफिशिएंट. तो देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव डिपेंड्स ऑन मास पर यूनिट लेंथ, जिसको m से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे कैपिटल M लिखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मास पर यूनिट लेंथ है, ये हमें सिर्फ याद करना है. एंड टेंशन T इन द स्ट्रिंग. सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर a एंड t का पावर b. यहाँ पे स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास पर यूनिट लेंथ, एंड t रिप्रेजेंट कर रहा है आपका टेंशन. तो a और b के वैल्यूज हमें निकालनी है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सिंबल को अगर आपको इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो एक कांस्टेंट आएगा,
तो वो कांस्टेंट हम लोग के कंसिडर कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो वेलोसिटी है उसके डायमेंशंस लिखने हैं, के डायमेंशन लेस है, एम का डायमेंशन लिखना है, टी का डायमेंशन लिखना है, ए को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, बी को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, टर्म्स मिलेंगे तो ए के पावर्स को ऐड करेंगे रिस्पेक्टिव मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मास, लेंथ, टाइम के जितने भी पावर्स है उसको आप कंपेयर करोगे तो ए और बी की वैल्यू अल्टीमेटली आपको मिल जाएगी। देखते हैं वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं। वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड होता है ना। तो मास की वैल्यू क्या होगी, मास तो है ही नहीं, तो मास m⁻�0, लेंथ है मेरे पास 1 और t है मेरे पास -1, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा m0 L1 t -1। k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सो इसका कुछ डायमेंशन नहीं होगा। मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, मास और लेंथ भी है, सो m1 L -1 और टाइम इसमें है क्या, कुछ नहीं है, तो t 0 हो जाएगा। टेंशन को हम लोग फोर्स के जैसा ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, सो टेंशन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो m1 L1 t -2, तो ये बन गया मेरा टेंशन का डायमेंशन। अभी हमें क्या करना है, ये जो वैल्यूज हमें मिले हैं वो हम लोग ये स्पेसिफिक इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें रिस्पेक्टिव आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। देयरफॉर वी हैव k इक्वल टू k m⁻⁴ t⁻b। सो वेलोसिटी के डायमेंशंस लिखो m0 L1 t -1 इक्वल्स टू k टाइम्स m का लिखो m1 L -1 t0, देखो ना रेस्ट टू पावर है, ये नहीं भूलना है। एंड टेंशन के लिए हम लोग लिखेंगे m1 L1 t -2 रेस्ट टू b। अब ये a को अंदर मल्टीप्लाई करो, b को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो m रेस्ट टू a L -a t 0 इंटू a, तो t तो 0 ही आएगा, m रेस्ट टू b L रेस्ट टू b t रेस्ट टू -2b। अभी m रेस्ट टू a m रेस्ट टू b, देखो प्रोडक्ट है तो जो दो m है उसका जो पावर है उसको हमको ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप किया है, डायरेक्टली m रेस्ट टू a प्लस b लिखा है। सिमिलरली l के लिए क्या लिखोगे, -a प्लस b, और t के लिए क्या लिखोगे, ये तो 0 होगा तो होगा -2b। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, m0 L1 t -1। तो अभी पावर्स को कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, सो m रेस्ट टू 0 है, सो a प्लस b हैज टू बी इक्वल्स टू 0, -a प्लस b हैज टू बी इक्वल्स टू 1, -2b हैज टू बी इक्वल्स टू -1, देयरफॉर a प्लस, ओके, तो ये भी मैंने लिख दिया है। अभी यहाँ पे मेरे पास जो तीसरा टाइम का है -2b इक्वल टू -1, इससे मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मेरे पास b की वैल्यू है तो इक्वेशन a में मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, पहला वाला जो है वो, तो a प्लस हाफ इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -हाफ मिलेगी। और यहाँ पे एज्यूम करते हैं k की वैल्यू 1 है, सो मुझे a और b की वैल्यूज मिली, वो मैं ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो v की वैल्यू होगी 1 इंटू m रेस्ट टू -हाफ t रेस्ट टू हाफ। तो रेस्ट टू हाफ को स्क्वायर रूट के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो v की वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन m, है ना। सो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेट स्ट्रिंग इज स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन m। आसान था ना। सिमिलर वे में हमें स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव भी निकालना है। स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव जब भी आप निकालोगे तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लॉन्जिट्यूडनल वेव के बारे में जब भी आप पढ़ते हो तो वो टाइम पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। मेरे पास तो पहले मान लो एक मटेरियल है जिसमें एटम्स या फिर जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से किधर भी है हमें नहीं पता, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एनर्जी देते हो तो कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर जाएंगे, फिर नज़दीक आएंगे, फिर दूर जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, है ना। तो जब भी कंप्रेशन रेयरफैक्शन हो रहा है तो कौन सी चीज़ों में चेंज हो रहा है, आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है और आपका प्रेशर भी तो चेंज हो रहा है ना। सो दैट्स वाई हमारे पास एक क्वांटिटी बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। सो बल्क मॉड्यूलस को हम लोग अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक वॉल्यूम का चेंज हमें कंसिडर करना होता है और प्रेशर का चेंज हमें कंसिडर करना होता है। तो अगर एग्जाम में आपको बल्क मॉड्यूलस के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका रिस्पेक्टिव फॉर्मूला दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप उसके डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो। बल्क मॉड्यूलस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करके एक चैप्टर होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एनीवेज, सो फॉर नाउ बल्क मॉड्यूलस क्या है उसके डिटेल में हमें नहीं जाना है, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स या फिर इलास्टिसिटी चैप्टर से भी उसे जाना जाता है, वहाँ पे बी के बारे में डिटेल में दिया है, हमें यहाँ पे सिर्फ उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो फॉर नाउ कंप्रेशन रेयरफैक्शन एंड चेंज इन अ प्रेशर, चेंज इन अ वॉल्यूम, ये चीज़ भी अगर मुझे पता है तो भी इसका जो एक जनरल वैल्यू है ये हम लोग निकाल सकते हैं। एनीवेज, स्पीड ऑफ अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव
डिपेंड्स ऑन बल्क मॉड्यूलस बी, ये आपको दिया जाएगा एग्जाम में, दैट इज अ कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इट डिटरमाइंस फ्रैक्शनल चेंज इन अ वॉल्यूम एंड व्हेन प्रेशर चेंज फ्रॉम डेल्टा पी। एट द सेम टाइम यहाँ पे डेंसिटी भी आपकी चेंज हो रही है, सो दैट्स वाई डेंसिटी के ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। मतलब दो फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा, एक तो बल्क मॉड्यूलस बी एंड दूसरा है डेंसिटी रो। देयरफॉर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन बल्क मॉड्यूलस रेज टू सर्टन पावर ए एंड डेंसिटी रेज टू सर्टन पावर बी। देयरफॉर v इज इक्वल टू k टाइम्स b रेज टू ए, रो रेज टू बी, सेम प्रोसीजर है जो अभी हम लोग ने देखा। तो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, या यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। सो m0 L1t-1 k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। सो m1 L-1 t-2, सो अल्टीमेटली आपको दिया जाएगा kg m-1 s-2, है ना। तो s स्टैंड्स फॉर सेकेंड्स, m स्टैंड्स फॉर मीटर एंड kg स्टैंड्स फॉर मास। सो m1 L-1 t-2। डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो m1 L-3 t0। सो हम अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे रिस्पेक्टिव वैल्यूज को। देयरफॉर वेलोसिटी k टाइम्स b रेज टू a रो रेज टू b। सो m0 L1 t-1, k की वैल्यू हम लोग आगे जाके 1 ही सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। b के जगह पे हम लोग लिखेंगे m1 L-1 t-2 रेज टू a एंड डेंसिटी के जगह पे लिखेंगे m1 L-3 t0 रेज टू बी। ए और बी के पावर को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद आपको ऐड करना है। तो m रेज टू क्या आएगा, a और b है, a प्लस बी। l क्या आएगा, -a-3b, और t के जगह पे क्या लिखोगे, -2a, और जो 0b तो आपका 0 ही आएगा। m0 L1 t-1। तो अभी आपको पावर्स कंपेयर करने हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को। सो a प्लस बी की वैल्यू आएगी 0, -a-3b की वैल्यू आप 1 के साथ कंपेयर कर सकते हो, और -2a आप -1 के साथ कंपेयर कर सकते हो जो t की पावर्स है। सो -2 इक्वल टू -1, इससे मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू आप ये दोनों में से कोई तो एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्टीमेटली आपको b की वैल्यू मिलेगी। सो a की वैल्यू है हाफ प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू मुझे मिली -हाफ। k की वैल्यू हम लोग 1 कंसिडर करने वाले हैं। देयरफॉर v इज इक्वल टू b रेज टू हाफ एंड रो रेज टू -हाफ। सो अल्टीमेटली वेलोसिटी आपको मिली स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन रो। तो ये था स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। सपोज मेरे पास एक सॉलिड है और इसको आपने कोई तो एक ऑब्जेक्ट से ऐसा मारा है, और उसमें से मान लो एक वेव जा रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, और उसका स्पीड हमें निकालना है। तो आप निकाल सकते हो क्या? मैं आपको सिचुएशन देता हूं, आपको यूनिट्स दे देता हूं, आप मुझे बताओ कि फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है। नीचे कमेंट सेक्शंस में आप बताना आपको ये आंसर मिला या नहीं मिला, आपको क्या आंसर मिल रहा है। सो स्पीड इन सॉलिड मुझे निकालना है। सो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इन अ सॉलिड डिपेंड्स ऑन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा। अगेन ये जो ईटा क्या है, ये आप आगे जाके इलास्टिसिटी या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ये चैप्टर में पढ़ने वाले हो। फिलहाल तो मैं आपको इसका फॉर्मूला दे देता हूँ, उसका यूनिट दे देता हूँ, तो आप डायमेंशंस के टर्म्स के साथ उसको लिंक करके अभी तक का आपका काम कर सकते हो। और दूसरा है मेरा बल्क मॉडुलस। सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, एंड दूसरा है मेरे पास बल्क मॉडुलस नहीं, सॉरी, डेंसिटी। ओके, सो यूनिट्स, ईटा का यूनिट जो है वो किलोग्राम m⁻⁻1 s⁻2 है, एंड डेंसिटी जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब kg m⁻3। तो अभी आपको मुझे बताना है ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ ईटा अपॉन रो इतनी आपकी आ रही है क्या? आपको डायमेंशंस का पूरा प्रोसीजर करके इसको सॉल्व करना है। तो आप करोगे ना, आपने किया है या नहीं किया ये मुझे कैसे पता चलेगा? आप कमेंट्स में ये लिख देना कि मुझे आंसर मिला है या नहीं मिला है, और आपका आंसर ये वी के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है।